आदाब। खबर दिन भर में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले रुख करेंगे हेडलाइंस का। पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर कांग्रेस का हंगामा, पुलिस ने जबरदस्ती एहतजाज खत्म करवाया। राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश और दीगर को पुलिस तहवील में लिया गया। सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज, दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर मजीद इलाज के लिए मैदांता अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में काबीना की अहम बैठक, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम को मिली मंजूरी, टॉप तालिबात को मिलेंगे स्कूटियां। मगरबी बंगाल के मिदनीपुर में मूसलाधार बारिश, सैलाब जैसी सूरत हाल, रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल, मजीद बारिश की पेशगोई। अमेरिका और ईरान में हमलों का नया दौर, 10वीं रात भी फजाई कार्रवाइयां, खलीज में कशीदगी उरूज पर। यमन के ईरान नवाज हूसी बागियों ने सऊदी अरब के लिए बाबुल मंदब को बंद कर दिया। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी ने नई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। अफगानिस्तान में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, कम से कम 33 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, कई लापता। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने वाले कांग्रेस लीडरों को पुलिस ने हिरासत में लेकर ज़बरदस्ती एहतजाज ख़त्म करवाया। वाज़रा के तलबा के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई के एहतजाज में कांग्रेस ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह तक मार्च निकाला। एहतजाज के दौरान वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के करीब धरने पर बैठे कांग्रेस रहनुमाओं और कारकुनों को पुलिस ने वहाँ से हटा दिया। पुलिस ने लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन, जबकि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा को मंदिर बाग पुलिस स्टेशन ले गए। इसी तरह एसपी चीफ अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया और इस दौरान एहतजाजी मकाम से मुतादिद कांग्रेसी कारकुनों को भी हिरासत में लिया गया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजी कारकुनों के दरमियान कशीदगी देखी गई। कांग्रेस पार्टी ने नीट पेपर एक मामले को लेकर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बज़िद हैं। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर कांग्रेस के एहतजाज के तनाजुर में दिल्ली की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह मुल्क किस सिमत में जा रहा है कोई नहीं जानता। मुल्क में लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। पिछले एक महीने से मुल्क के हालात मजीद ख़राब हो गए हैं। कई दिनों से जंतर मंतर पर एहतजाज हो रहा है, कोई वजीर या हुकूमत का नुमाइंदा भी उनसे मिलने नहीं जा रहा। ये बहुत अफसोस की बात है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। नीट पेपर आउट हो गया, तो रेस्पॉन्स देना चाहिए था सरकार को, उस पर पूरी तरह फेल हो गई। आंदोलन शुरू हो गए, भूख हड़ताल लोग बैठ गए 15-20 दिन तक, और सरकार का कोई नुमाइंदा, चाहे सरकारी हो चाहे वो मंत्री हो, कोई जाके मिले ही नहीं, उनसे बात भी नहीं करे। तो आप चाहते क्या हो? राहुल गांधी लगातार जब से घटना हुई तब से इस पे मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी सब। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा अलका लांबा ने आवाम से अपील की है कि वो लोग कल्याण मार्ग पर वाक़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के करीब जारी पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज की तायीद करें। अलका लांबा ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़े इस अहम मामले पर आवाम को मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए
انہوں نے الزام لگایا کہ پیپر لیک جیسے واقعات نے لاکھوں طلباء کے مستقبل کو متاثر کیا ہے اور اس معاملے پر حکومت کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ بنایا اس کو چھاتر تو ہمارے دیش کا بھوشیہ، چھاتر بچے بیٹھے ہوئے تھے جنتر منتر پر، کوئی ہنسا نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں کیا کیا آپ نے؟ کیا کیا؟ پورے پولیس امت شاہ جی کے آدیش کے بعد ہی پولیس نے لاٹھی، آنسو گیس، لہو لہان کیا ہوگا۔ راہل گاندھی جی گئے ہیں ہسپتال ملنے کے لیے، درد میں قرار رہے ہیں ہمارے بچے، گئے امت شاہ جی آپ ملنے، گئے پردھان منتری جی آپ ملنے، دیکھنے گئے ان کے گھاؤ۔ پیپر لیک ہوتا ہے، دھرمیندر پردھان فیل ہو گئے پورے شکشا ویوستھا کو چلانے میں، انہی کا تو استعفیٰ مانگا جا رہا ہے کیونکہ وہ فیل ہو گئے، ان کی جواب دہی ذمہ داری بنتی ہے، نیتکتا کے آدھار پر استعفیٰ ہونا چاہیے تھا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اکھلیش یادو نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سوال کیا کہ وزیر اعظم اپنے ہی وزیر کے خلاف کارروائی کرنے یا انہیں عہدے سے ہٹانے میں کیوں ناکام ہے۔ دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ اپوزیشن صرف ایک وزیر تعلیم کی تقرری کا مطالبہ کر رہی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت تعلیم کے شعبے سے متعلق مسائل پر سنجیدہ ہے تو اسے ذمہ داری طے کرتے ہوئے مناسب کارروائی کرنی چاہیے۔ کیا دباؤ ہے سرکار پہ کہ اپنے منتری کو نہیں ہٹا پا رہے، اپنے سنگی ساتھیوں پر نہیں کارروائی کر پا رہے، اپنے منتری کیوں نہیں ہٹا رہے؟ کیا دباؤ ہے؟ دباؤ یہی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی راج نہ کھول دیں، کوئی دوا راج ہو اور جانکاری پھیل جائے کچھ چیزوں کی۔ کیا چاہتے ہیں؟ نیٹ ایگزام ہو گیا دوبارہ، وہی تو چاہتے ہیں کہ دوسرا منتری بن جائے، وہ سرکار تھوڑی ہٹا رہے ہیں۔ سرکار ہٹانے کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سمان جنک روپ سے سرکار چلی جائے، نہیں تو۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں NSUI کے کارکنوں نے مبینہ پیپر لیک معاملے پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے مشعل جلوس نکالا۔ مظاہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے الزام لگایا کہ پیپر لیک کے واقعات نے لاکھوں طلباء کے مستقبل کو متاثر کیا، اس لیے حکومت کو اس معاملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مناسب کارروائی کرنی چاہیے۔ कांग्रेस पार्टी उन तमाम छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी उन पेपर लीक करने वाले लोगों के इस्तीफा के खिलाफ है। मंत्री का इस्तीफा चाहती है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहती है। अन्याय और अत्याचार करने वाले उन अधिकारियों को, उन जिम्मेदार लोगों को जिन्होंने छात्रों पर गोलियां चलाई हैं, आंसू गैस से गोले छोड़े हैं, लाठियों से पीटा है, उन पे कार्रवाई की मांग करते हैं। देखिए, पहला मुद्दा स्पष्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जिस देश में जिस तरह से सरकार विफल रही है छात्रों के मुद्दे पे न्याय नहीं दे सकी उनके श्रम का, लगातार पेपर लीक हो रहा है, 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के बाद समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज करके मजीद इलाज के लिए गुरुग्राम के मैदांत अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आज शाम तकरीबन 6:40 बजे सोनम वांगचुक को डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद उनकी तमाम तिब्बी रिपोर्ट्स, इलाज से मुताल्लिक दस्तावेजात और मेडिकल रिकॉर्ड मैदांत अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम के हवाले कर दिए गए ताकि इलाज सिलसिला बगैर किसी रुकावट के जारी रह सके। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में लखनऊ में मुनक़्क़दा काबीना अजलास में 18 अहम तजावीज़ को मंजूरी दे दी गई। इनमें तालिबात के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम समेत कई तरक्याती मनसूबे शामिल हैं। हुकूमत के मुताबिक तालीमी साल 2025-26 के दौरान हर तालीमी इदारे से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाली सरफहरिस्त 5% तालिबात को इस स्कीम के तहत पेट्रोल से चलने वाली स्कूटियाँ फराहम की जाएंगी। ये स्कूटियाँ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के ज़रिए ख़रीदी जाएंगी। काबीना वज़ीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि पेट्रोल से चलने वाली स्कूटियाँ इसलिए मुंतखब की गई क्योंकि उनकी सर्विसिंग और ईंधन की सहूलत देहात समेत रियासत के तकरीबन हर इलाके में दस्तयाब है। आज हमारा मुल्क ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आइन के बुनियादी उसूलों, समाजी हम आहंगी और शहरी मसावात पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इस नाइंसाफ़ी, इम्तियाजी सलूक और नफ़रत के ख़िलाफ़ आज मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर पुरअमन, जमहूरी और आइनी तहरीक एहतजाज किया गया। इस ज़िमन में महाराष्ट्र के ज़िला जलगांव भारत मुक्ति मोर्चा की जानिब से ज़िला जलगांव ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने पुरअमन तरीके से एहतजाज किया गया। मोर्चा के एहतजाजी लीडरों ने कहा कि CAA, UCC और वक्फ तरमीम बिल 2025 जैसे कवानीन को आइन के उसूलों को नज़रअंदाज करते हुए पार्लियामेंट में मंजूर किया गया।
मगरबी बंगाल के ज़िला मिदनापुर में कई दिनों से जारी मुसलसल बारिश के बाद सैलाब जैसी हालात पैदा हो गए। शहर के मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए, जिससे मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों और घरों में दाखिल हो गया, जिसके बायस आमदरफ्त मुतासर हुई। मुतासरीन ने बताया कि इस इलाके में पानी घुटनों से ऊपर तक जमा हो चुका है, जिससे घरों से निकलना और रोज़मर्रा के काम मुश्किल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मसला कई बरसों से हर मानसून में पेश आता है, लेकिन मुतल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से अब तक कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया। 22 से 24 जुलाई के दरमियान शुमाली और जनूबी 24 परगना, मशरक़ी मिदनापुर, मगरबी बर्दवान और बांकोरा अजला में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मरकज़ी वज़ीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट वशारा नितिन गडकरी ने सिक्किम के ज़िला नामची में ज़ेर तामीर सुरंग के मुनहदिम होने से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। वाज़ेह के पीर के रोज़ ज़िला नामची के इलाके झोलोंगे के समरडोंग में NHPC की 30ता मरहला शशुमपन बिजली मनसूबे की ज़ेर तामीर ADIT 3 सुरंग में लैंडस्लाइडिंग के बायस सुरंग का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक, जबकि मनसूबे के अफसरान और मुलाजिमीन समेत 25 अफराद सुरंग के अंदर फंस गए थे। अमेरिका ने मुसलसल 10वीं रात भी ईरान पर फ़ज़ाई हमले किए, जबकि ईरान ने जवाब में खलीजी खित्ते में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। दोनों जानिब से हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी अपने बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान लगातार 10वें दिन भी हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहा। अमेरिका की फ़ज़ाई कार्रवाइयों के जवाब में ईरान ने खलीजी खित्ते के चंद मकामात को मिसाइल और ड्रोन्स से निशाना बनाने का दावा किया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक ताज़ा हमलों में ईरानी फ़ौज के कमांड और कंट्रोल मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में वाक़या जज़ीरा खेशम, बंदर अब्बास, बंदर लिंगे, शिराज और मगरबी सूबे इलम के शहर अब्दनान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ताहम इस्फ़हान के हुक्काम ने अपने इलाके में किसी हमले या धमाके की तरदीद की है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में अमेरिकन फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। IRGC के मुताबिक बहरीन के इलाके अल मुहर्रख में अमेरिकन फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम और रेडार को तबाह किया गया, जबकि अल रिफ़ा में पैट्रियट मिसाइल दिफ़ाई निज़ाम को मिसाइल्स और ड्रोन्स के मुश्तरका हमले में निशाना बनाया गया। IRGC का ये भी दावा है कि कुवैत में अमेरिकन फ़ौज के लॉन्ग रेंज रेडार, टेलीकम्युनिकेशन सेंटर, सैटेलाइट रिसीविंग सिस्टम्स, मिसाइल डिफेंस रेडार और अली अल सालेम एयरबेस पर मौजूद MQ-9 ड्रोन हंगर को भी हमलों में नुकसान पहुंचाया गया। ईरानी हुक्काम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स में भी बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी है। ताहम इस वाक़ये की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। अमेरिका या बहरीन और कुवैत की जानिब से ईरानी दावों पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जबकि जंग के 10वें रोज़ दोनों ममालिक एक दूसरे पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी ये तसादुम अब सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे खलीजी खित्ते को अपनी लपेट में लेता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV। इस दौरान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अब सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ तक महदूद नहीं रही, बल्कि यमन के बाबुल मंदब तक पहुँच गई है। यमन के ईरान नवाज हूसी बागियों ने बाबुल मंदब से सऊदी बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी का ऐलान किया, जिसके बाद बाबुल मंदब एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई है। दुनिया की समंदरी तिजारत के अहम तरीन रास्तों में शुमार होने वाली बाब अल मंदब एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई है। यमन के ईरान नवाज हूसी गिरोह ने सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा है कि बाब अल मंदब से सऊदी जहाज़ों की आमद और रफ्त फौरी तौर पर रोकी जाएगी। हूसियों का कहना है कि ये इक़दाम यमन की बंदरगाहों और फ़ज़ाई अड्डों की मुबैना नाकाबंदी और सनआ एयरपोर्ट पर हाल ही में हुए हमलों के जवाब में किया जा रहा है। हूसी फ़ौजी तर्जुमान ने अगरचे मज़ीद तफसीलात नहीं बताईं, ताहम हुक्काम के मुताबिक रेड सी के जुनूब में
واقع باب المندب کو سعودی جہازوں کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے اس اعلان کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت اس اہم بحری گزرگاہ کو ہر صورت محفوظ اور کھلا رکھا جائے گا۔ باب المندب ریڈ سی کو خلیج عدن اور بحیرہ عرب سے ملاتی ہے، جبکہ اسی راستے سے جہاز سوئز کینال کے ذریعے یورپ تک پہنچتے ہیں۔ دنیا کی تقریباً 12% سمندری تجارت اور کنٹینر ٹریفک کا 1/4 حصہ باب المندب سے گزرتا ہے، اسی لیے اسے عالمی معیشت کی شاہ رگ قرار دیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے باعث سعودی عرب پہلے ہی تیل کی برآمد کے لیے ریڈ سی پر زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ اگر باب المندب بھی غیر محفوظ ہو گیا تو روزانہ تقریباً 25 لاکھ بیرل تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں تجارتی جہازوں کو افریقہ کے جنوبی سرے کیپ آف گڈ ہوپ کا طویل راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے دوران لبنان کے صدر جوزف اون آج واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا، حزب اللہ کے مستقبل اور خطے میں امن کے لیے امریکی کردار پر بات چیت متوقع ہے۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے دوران لبنان کے صدر جوزف اون آج واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا، حزب اللہ کے مستقبل اور خطے میں امن کے لیے امریکی کردار پر بات چیت متوقع ہے۔ لبنان کے صدر جوزف اون واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات میں جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا اور خطے میں پائیدار امن کے لیے امریکی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں براہ راست مذاکرات جاری ہیں۔ 26 جون کو طے پانے والے فریم ورک معاہدے کے تحت جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے انخلا، حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور مستقبل میں امن معاہدے کی راہ ہموار کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ لبنان میں دیرپا امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک حزب اللہ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے لبنانی حکومت اور فوج کو مضبوط بنانے اور عالمی سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ لبنانی حکومت کا موقف ہے کہ جنوبی لبنان میں ریاستی علمداری بحال کرنے کے لیے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا اور لبنانی فوج کی بین الاقوامی معاونت ناگزیر ہے، کیونکہ اس علاقے میں حزب اللہ طویل عرصے سے بااثر رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ سرحدی علاقے میں قائم اپنے سیکیورٹی زون میں فوجی موجودگی برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے مستقبل کے مذاکرات کو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والی یہ ملاقات نہ صرف لبنان اور اسرائیل کے تعلقات بلکہ پورے مشرق وسطی میں امن اور استحکام کی آئندہ کوششوں کے لیے بھی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا پر 50% اضافی ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے اس فیصلے کی وجہ سے شمالی امریکہ میں دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تجارتی کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ 1930 کے ٹیرف ایکٹ کی دفعہ 338 کا استعمال کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے 3 مختلف اعلانات پر دستخط کیے، جس کے تحت منتخب کینیڈین درآمدات پر 50% اضافی ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے زائد ٹیرف خاص طور پر آٹو موبائل، الکوہل، مشروبات اور ڈیری مصنوعات کی برآمدات پر لگائے گئے ہیں تاکہ امریکی کمپنیوں کو مساوی مسابقتی مواقع فراہم کیے جائیں۔ نئے ٹیرف دستخط کے 30 دنوں بعد نافذ ہوں گے۔ اینڈی برنہم نے برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالتے ہی اپنی نئی کابینہ کا اعلان کر دیا۔ نئی کابینہ میں لوئس ہیگ فرسٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی وزارت سونپی گئی ہے، جبکہ شبانہ محمود بدستور ہوم سیکرٹری برقرار ہیں۔ برنہم نے اہم قلمدانوں کی تقسیم کے علاوہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے توانائی کے بلوں میں ٹیکس میں کمی کا اعلان کیا۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم اینڈی برنہم نے پیر کے روز عہدہ سنبھالتے ہی مستقبل میں ان کی حکومت کے اقدامات کیا ہوں گے، اس کا اشارہ انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی دے دیا ہے۔ برنہم حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اکتوبر سے توانائی کے بلوں پر ٹیکس میں کمی کی جائے گی، جس سے اوسط گھرانے کو سالانہ تقریباً 45 پاؤنڈ کی بچت ہوگی۔ حکومت کے مطابق اس ریلیف کی مالی معاونت ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈز کے منصوبے کو ختم کر کے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کابینہ میں قلمدانوں کی تقسیم سے بھی حکومت کی پالیسی سے سمت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔
नई काबीना में जॉन हीली को चांसलर यानी वजीर खजाना मुकर्रर किया गया है, जबकि एड मिलीबैंड को वजीर खारजा बरकरार रखा गया है। एंजेला रेनर को हाउसिंग सेक्रेटरी, जॉनथन रेनॉल्ड्स को बिजनेस, इनोवेशन और साइंस की वजारत दी गई है, जबकि लुइस हैक को फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुकर्रर किया गया है। शबाना महमूद बदस्तूर होम सेक्रेटरी रहेंगी, जबकि साबिक वजीर खारजा यूवेट कूपर को सेहत की वजारत सौंपी गई है, जहां इनकी तवज्जो समाजी निगहदाश्त के निज़ाम में इस्लाहात पर होगी। पीट मैकफेडन को वर्क एंड पेंशन्स का कलमदान दिया गया है। ये तमाम तब्दीलियां उस वक्त सामने आईं जब कीयर स्टारमर अपनी ही जमात लेबर पार्टी के अंदर हिमायत खोने के बाद वजारती उज़्मा से मुस्ताफ़ी हो गई। हालांकि सिर्फ 2 साल पहले वो भारी अक्सरियत से इंतखाबात जीतकर इक़्तिदार में आई थी। नई काबीना और मुआशी रिलीफ के ऐलानात के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आया एंडी बर्नम अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए बरतानिया को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब ले जा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। फिलिपाइन के दारुल-हुकूमत मनीला में आसियान के 59वें वज़ीर ख़ारजा इजलास का आगाज़ हो गया, जहाँ खित्ते की सलामती, ईरान जंग के असरात और बढ़ते हुए आलमी बहरानों पर गौर किया जा रहा है। इफ्तिताही खिताब में फिलिपाइन के वज़ीर ख़ारजा मारिया थेरेसा लाज़ारो ने कहा कि गैर यकीनी और कशीदा आलमी सूरत हाल में आसियान ममालिक का इत्तेहाद पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। इजलास में अपना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों और तैयारों की महफूज बिला रुकावट और मुसलसल आमदरफ्त की बहाली पर भी जोर दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने इजलास में शिरकत की तस्दीक कर दी है। अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे नूरिस्तान में शदीद बारिशों के बाद आने वाले अचानक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अफगानिस्तान की कौमी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कम अज़ कम 23 अफराद हलाक और 80 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद लापता हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत पारवन में मिट्टी का तोदा और सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों से गुजर गया, जिससे मकानात और दीगर इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। हुक्काम के मुताबिक लापता अफराद की तलाश और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। स्पेन एक बार फिर फुटबॉल के रंग में डूब गया, जहां वर्ल्ड कप जीतने वाली कौमी टीम का दारुल-हुकूमत मैड्रिड में तारीखी इस्तकबाल किया गया। तकरीबन 18 लाख शायकीन सड़कों पर निकल आए और ओपन टॉप बस में वर्ल्ड ट्रॉफी के साथ फतह का जश्न सारी रात जारी रहेगा। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। वर्ल्ड चैंपियन स्पेन की कौमी फुटबॉल टीम जब वतन वापस पहुंची तो मैड्रिड की सड़कें सुर्ख और जर्द रंगों में रंग गई। लाखों मद्दाह अपने हीरोज की एक झलक देखने के लिए घरों से निकल आए और पूरा शहर जश्न की फिजा में डूब गया। न्यू जर्सी में खेले गए सनसनीखेज फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देने वाली स्पेनिश टीम ने सबसे पहले शाही खानदान और वजीर आजम पेड्रो सांचेज से मुलाकात की, जहां खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को शानदार खिराजे तहसीन पेश किया गया। इसके बाद ओपन टॉप बस में सवार वर्ल्ड चैंपियंस ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ मैड्रिड की मरकजी शाहराहों का चक्कर लगाया। हम चैंपियन हैं की शर्ट्स पहने खिलाड़ियों ने मद्दाहों का हाथ हिलाकर जवाब दिया, रक्स किया और एक बार फिर ट्रॉफी बुलंद करके जश्न को यादगार बना दिया। टीम के कोच लुइस डी ला फुएंटे ने जज्बात से मखलूब बयान में कहा कि ये कामयाबी सिर्फ टीम की नहीं बल्कि पूरे स्पेन की है, क्योंकि मद्दाहों की मोहब्बत और हिमायत के बगैर वर्ल्ड कप में फतह हासिल करना मुमकिन नहीं था। वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने टीम के खेल, मेहनत और जज्बे को सराहते हुए कहा कि कौमी टीम ने पूरी दुनिया में स्पेन का नाम रोशन किया है। हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 18 लाख अफराद जश्न में शरीक हुए। फीफा वर्ल्ड कप का फैसला इजाफी वक्त में फेरान टोरियस के फातिहाना गोल ने किया, जिसने स्पेन को 2010 के बाद दूसरा मर्दों का आलमी टाइटल दिलाया। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के सरबराहान ने भी स्पेन को तारीखी फतह पर मुबारकबाद दी। ताहम खुशियों की इस माहौल में एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया, जहां सलामांका में जश्न के दौरान एक फव्वारा गिरने से 13 साला लड़का जान की बाजी हार गया। इस कामयाबी के साथ स्पेन ने एक और मुनफरिद एजाज भी अपने नाम कर लिया है। 2023 में खवातीन का वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब मर्दों का आलमी फुटबॉल टाइटल भी स्पेन के पास है। यूं वो बैक वक्त मर्दों और खवातीन दोनों की फीफा वर्ल्ड कप अपने पास रखने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।